नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर बाबा साहेब भुजाड़े। प्रसिद्ध जनवादी कवि धूमिल जी की एक कविता रोटी और संसद को लेकर यहाँ हम चर्चा करेंगे। एमए द्वितीय वर्ष के तृतीय आयन में धूमिल जी की दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में है। एक रोटी और संसद, दूसरी है मोचीराम। पहले हम रोटी और संसद को लेकर चर्चा करेंगे। धूमिल जी ने मूलतः 3 काव्य संग्रह लिखे और वह बड़े प्रसिद्ध भी रहे हैं। उनका पहला काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला है 1979 में, और तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये जो प्रस्तुत कविता है व्यंग्यात्मक कविता है, बड़ी सुंदर कविता है और लघु कविता है। कम शब्दों में धूमिल जी ने अधिक से अधिक भाव प्रस्तुत कविता में हमारे सामने व्यक्त किए हैं। कविता इस तरह से है: एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। यहाँ पर कविता समाप्त होती है। अब यहाँ पर एक आदमी को रोटी बेलते हुए दिखाया गया है, एक आदमी को रोटी खाता हुआ दिखाया गया है, और एक तीसरा आदमी है जो रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब ये खिलवाड़ किस अर्थ में है? अब ये खिलवाड़ करने वाला कौन है? जो कि आम जो लोग होते हैं, जो किसान है, मजदूर है, इनके सुखों को, इनकी मजबूरी को जो किसका फायदा उठाता है, जो लाभ उठाता है, ऐसे व्यापारी वर्ग कहेंगे, ऐसे जमींदार वर्ग कहेंगे, या ऐसे जो नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। और यहाँ पर ऐसे अनगिनत सवाल है, क्योंकि जब कोई सवाल उठाता है, सवाल करने वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े घातक होते हैं, ऐसा खुद धूमिल मानते हैं। अब एक आदमी रोटी बेलता है, यानी यह रोटी बेलना यानी फसल निर्माण करना है। किसान वर्ग है जो अपनी खुशियों को, अपने सुख को त्यागता है और आसमानी सुल्तानी संकटों का सामना करते हुए फसलों का या अनाज का उत्पाद करता है, अनाज का निर्माण करता है। और जिस अनाज का वह निर्माण करता है वही अनाज उसके लिए नहीं होता है, क्योंकि उसकी आर्थिक मजबूरियां होती है, उसका परिवार है, उसकी अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को उसको दूर करना है, और इसलिए वह अच्छी फसलों को बाजार में बेचता है। अब उसको जो खरीदने वाला वर्ग है व्यापारी वर्ग है, और व्यापारी वर्ग उसका मोल भाव करता है, और मजबूरी के कारण किसान को वह फसल या अनाज बेचना पड़ता है। और ये तीसरा वर्ग है, जो तीसरा वर्ग है वह जमींदार या पूंजीपतियों का वर्ग है, और उस पर बड़े नेता का शासन होता है, या कंट्रोल कहेंगे हम, बड़े नेताओं का या शासन का या व्यवस्था का कंट्रोल होता है। और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसी राजनीतिक व्यवस्था ने कहीं ना कहीं आम आदमी को खिलौना बनाया है। अब वही हो रहा है ना, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। बेलने वाला यानी फसल पैदा करने वाला, खाने वाला व्यापारी वर्ग है, और तीसरा है रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब खिलवाड़ किस अर्थ में है? अब ये खिलवाड़ करने वाला कौन है, और यह जो व्यवस्था है यह क्यों खिलवाड़ करता है? कहीं ना कहीं इसको लेकर भी यह चर्चा होनी जरूरी है। धूमिल जी यहाँ पर उस आदमी के माध्यम से सवाल उठाते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है और मेरे देश की संसद कौन है। इस तरह से बर्ताव हो रहा है, इस तरह से सारी चीजें हो रही है, फिर भी हमारी शासन व्यवस्था चुप है। क्यों चुप है? क्या वजह है? इन सारे ऐसे सवाल है जो कि हमारे सामने खड़े हुए हैं या उपस्थित हुए हैं। कहीं ना कहीं एक बात हमारे ध्यान में ये भी आती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अक्सर किसान या जो मजदूर है उनके ही साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि उनका न कोई गुट है, न उनकी कोई संगठन है, क्योंकि वे एकजुट नहीं है। कारण है वे अपनी गरीबी और आर्थिक सारी चीजों के कारण मजबूर है इन सारी चीजों के लिए, और उनकी इन्हीं मजबूरियों का कारण का लाभ यह सारे जमींदार, पूंजीपति और ये जो दूसरा वर्ग है वह वर्ग उठाता है। अब एक सवाल यह भी उपस्थित होता है कि धूमिल की यह कविता हमारे यहाँ एमए के पाठ्यक्रम में क्यों रखी गई है? क्योंकि एमए के बच्चे बड़े समझदार होते हैं, और यही वह वर्ग है, युवा वर्ग है, जिसके हाथ में अब आने वाला कल है, भविष्य है, और यही सारी जो व्यवस्था है, गलत व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है,
गलत कूटनीतियां है, इन तमाम सारी व्यवस्थाओं को यही विद्यार्थी वर्ग है, यही युवा वर्ग है जो व्यवस्था को बदलेगा। आने वाले समय में इन्हीं वर्ग के या इसी युवा वर्ग के हाथ में सारी व्यवस्था होगी, और तब कहीं ना कहीं ये जो सारे सवाल है, ये जो सारी व्यवस्था है, गलत सारी परंपराएं हैं, ये गलत सारी परंपराएं कम होगी, या हम ऐसा कहेंगे कि युवा वर्ग इन सारी व्यवस्थाओं को बदलेगा, इन सारी व्यवस्थाओं को सुधरेगा, और कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को, मजदूरों को, किसानों को अच्छा जीवन उनका होगा, उनके लिए यह सारी व्यवस्था बदलेगी, और उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं खुशियों का प्रकाश आएगा, दुखों का अंधेरा कम होगा। इसलिए भी विश्वविद्यालय ने और अध्ययन मंडल ने हमारे पाठ्यक्रम में यह कविता रखी है। अब कविता बड़ी छोटी है, कविता 4, 5, 6 पंक्तियों की है, लघु कविता है, किंतु जब एक एक शब्द को लेकर हम विस्तार करते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो अनेकों ऐसे बिंदु हमारे सामने उपस्थित होते हैं, खुलते हैं, जिसको लेकर हम बहुत गहराई में जाकर विचार कर सकते हैं। क्योंकि केवल किसान के साथ, केवल मजदूरों के साथ ही ऐसा बर्ताव नहीं होता है, तो हर जगह ऐसा है। अब एक एक व्यवस्था भी हम लेंगे, अब शिक्षा व्यवस्था को भी हम लेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था में भी ऐसे 3 वर्ग है जिनका हमेशा शोषण होता है। एक जो बड़ा वर्ग है जो हमेशा उनका शोषण करता है, अलग अलग ऑफिस है, उन ऑफिसों में भी ऐसा सीनियर और जूनियर कहेंगे हम, कनिष्ठ और वरिष्ठ के जो भेद है वह कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। और इसीलिए धूमिल जी की यह जो कविता है रोटी और संसद, ये कविता रोटी से लेकर संसद तक सारे सवाल हमारे सामने खड़ा करती है, क्योंकि रोटी हर एक व्यक्ति को खाने के लिए जरूरी है, बगैर रोटी के कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और संसद यानी हमारी राजनीतिक व्यवस्था है, प्रजातंत्र है हमारे यहाँ, और राजनीति या जो राजनेता है या जो सरकार है हमारी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक देती है, क्योंकि उनका ही मैनिफेस्टो होता है कि हमारे देश में कोई भी भूखा नहीं होना चाहिए, कोई भी बेघर नहीं रहना चाहिए, कोई भी नंगा नहीं रहना चाहिए, और हर एक को अपने अधिकार मिलने चाहिए। शिक्षा का अधिकार हो सकता है तो वह अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन एक सवाल यहाँ ये उपस्थित होता है, क्या आज हमारे यहाँ, हम बार बार कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान संस्कृति हमारे यहाँ है, लगभग 70% लोग खेती पर अवलंबित है, और क्या उनको उनका हक मिलता है? नहीं मिलता है। क्या उनके बच्चे ठीक तरह से शिक्षा लेते हैं? नहीं लेते। आज हम देखते हैं परिस्थिति के कारण बहुत सारे जो विद्यार्थी या जो बच्चे जिनकी उम्र काम करने की नहीं है, जिनकी उम्र है खेलने की, कूदने की, पढ़ाई करने की, नई नई चीजें आत्मसात करने की, आज उनको मजबूरी के कारण गलत काम करने पड़ रहे हैं। यानी कि उनकी उम्र उस काम की नहीं है, उनको मजबूरी में ऐसे आत्मघाती कहेंगे हम काम करने पड़ रहे हैं। एक तरफ हमारी सरकार ये कहती है कि 14 साल की आयु तक बच्चों को मुफ्त में शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत उनको शिक्षा दी जाती है, किंतु आज ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 से कम है, और वे अलग अलग कारखानों में, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगह काम करते हैं, फुटपाथ पर काम करते हैं, या मजबूरी में उनको हर तरह के काम करने पड़ते हैं। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इनसे कौन काम लेता है? और जिसने इनकी जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है वे कहाँ है? धूमिल कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों के माध्यम से ऐसे सवाल हमारे सामने उपस्थित करते हैं कि वह संसद कहाँ है, वह सरकार कहाँ है जो चुनाव के पहले हमारी हर एक जरूरत पूरी करने का वादा करते हैं। उनका मैनिफेस्टो होता है, सब कुछ मुहैया किया जाएगा ऐसा कहते हैं, और जब वे सत्ता में आते हैं, जब उनके हाथ में सारे देश की जनता सत्ता और वह सारी चीजें देती है, तब क्यों हमारी जनता का या आम आदमी का क्यों मोह भंग होता है? ये जो मोह भंग वाली स्थिति है, इसी मोह भंग की स्थिति को धूमिल जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से हमारे सामने रखते हैं। तो क्यों आम आदमी के जीवन को नकारा जाता है? क्या उसका जीना जीना नहीं है? उसकी जिंदगी को, उसके सपनों को, उसके प्रश्नों को, उसकी खुशियों को क्यों नजरअंदाज किया जाता है? क्यों उसका जीवन या उसका जीना दरकिनार किया जाता है? क्या वह एक मात्र वस्तु है, साधन है? जब चुनाव आता है तब उसको इतना महत्व दिया जाता है, फिर उसकी हालचाल पूछी जाती है, उसकी व्यवस्था कैसी है, वह क्या करता है, सारी चीजें पूछी जाती है, उसको नौकरी दी जाएगी कहा जाता है। जैसे ही सरकार
सत्ता में आती है तो कहा जाती है उनके ये वादे, उनके विचार, उन्होंने जो कुछ कहा था क्यों भूल जाते हैं। और फिर व्यवस्था ऐसी है हमारे यहाँ, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी कोई भी व्यक्ति बाद में सवाल उपस्थित नहीं करता है। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, किसान है तो सारे अलग अलग प्रकार की समस्याएं है, धान की समस्या है, उसको ठीक तरह से वह सारी चीजें नहीं मिलती है, तो क्यों यह सारी चीजें होती है और उस पर सरकार क्यों मौन है, संसद क्यों मौन है। जब सवाल उठाया जाता है तो कोई उस पर क्यों बोलता नहीं है। आम आदमी की या जब कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को क्यों दबाया जाता है। तो यह सारी चीजें क्यों होती है, ऐसे क्यों क्यों क्यों, ऐसे अनेकों सवाल है। जो सवाल इस आदमी ने इस कविता में उठाया है ना, कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है रोटी के साथ खेलता है, और वह जो सवाल करने वाला है ना कि मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद कौन है। जब तीसरे आदमी के बारे में पूछा जाता है, ये जो तीसरा आदमी है जो रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके सुखों के साथ, खुशियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वह तीसरा आदमी कौन है। जब ऐसी बातें पूछी जाती है तब सब ओर से चुप्पी छाई जाती है। कोई भी उस आदमी को लेकर नहीं बोलता है, क्योंकि वह जो आदमी है वह कहीं न कहीं इनका ही हिस्सा है, इसी व्यवस्था का हिस्सा है। जब वह बोलेगा, जब उसका नाम पता चलेगा, तो कहीं न कहीं ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था की पोल खुलेगी। इसलिए तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, इस दृष्टि से यह सारी चीजें हो रही है, और आम आदमी के जीवन को लेकर यह खिलवाड़ हो रहा है। उसका जीवन या उसका जीना नहीं है, उसकी खुशियां नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसके बच्चे की शिक्षा नहीं है, उसके सपने नहीं है। वह केवल कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जी रहा है। वह मात्र एक साधन है, अनाज उत्पादन करने का साधन है। ये जो निम्न दर्जे के काम है, वे काम ऐसे लोगों से कराए जाते हैं, और जब उसका काम खत्म होता है, उसकी उपयोगिता समाप्त होती है, और फिर उसके जीने को हम नजरअंदाज करते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ प्लेटो की उपयोगिता वाले सिद्धांत भी हमारे ध्यान में आता है कि क्यों ऐसा होता है। उसकी उपयोगिता समाप्त होने पर जैसे यूज एंड थ्रो की बात होती है, क्यों उसको हम जैसे मक्खी में, जैसे दूध में मक्खी गिरती है और उसको हम ठीक तरह से निकाल कर फेंक देते हैं, ऐसा यह किसान है। और हम बार बार बात करते हैं कि 70% जनता खेती व्यवस्था से संबंधित है, तो 70% लोगों की यही व्यवस्था है या उनका यही हाल है। तो उनकी इसी हालत के लिए जिम्मेदार कौन है। और इसी व्यवस्था पर कहीं ना कहीं धूमिल जी प्रस्तुत कविता के माध्यम से ऐसे सवाल हमारे सामने उपस्थित करते हैं। क्यों हम चिंतन नहीं करते हैं, क्यों हम उस व्यवस्था को सवाल नहीं पूछते हैं कि हमारी या किसान वर्ग की या मजदूर वर्ग की जो हालत बनाई है उसका जिम्मेदार कौन है। कौन इनकी हालत को ठीक तरह से या उसका जिम्मा लेगा और उसकी हालत को सुधरेगा, और उस व्यक्ति को भी एक ठीक ठाक सुदृढ़ नागरिक की तरह उसका सम्मान होगा, उसको एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी, और फिर वह कहीं ना कहीं अच्छा जीवन जी पाएगा। धन्यवाद।